हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए सोशोलॉजी, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोड जो है SOCR 413, यानी ये किताब जो है विकास का समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करेंगे विकास के मार्ग पर पूंजीवादी समाजवाद तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपको समझाने की कोशिश करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है भारतीय आर्थिक प्रणाली, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय आर्थिक प्रणाली कहते हैं भारत में आज़ादी के बाद जो है आर्थिक प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और देखा जाए तो आर्थिक प्रणाली के जो है तरफ ध्यान दिया गया, क्योंकि सारे जो लीडरों का विचार है कि उतनी देर तक हमारी आज़ादी का कोई लाभ नहीं है जब तक देश में आर्थिक साधनों में तेज़ी के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन देखा जाए तो आर्थिक संसाधन में तेज़ी आज भी देखने को नहीं मिला। आज़ादी के बाद सरकार ने लोगों की भलाई के ऊपर ध्यान केंद्रित किया तथा देश के आर्थिक क्षेत्र में दखल देना शुरू कर दिया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और केंद्रीय समय और औद्योगिक जो संस्थाओं के औद्योगिकरण पर जो है कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इसमें लोगों की आर्थिक ज़िंदगी को स्पष्ट तक नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश शासकों और नीति बुनियादी रूप में ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था। जनरल सी बात है, उस समय एक ही बात थी कि ब्रिटिशों को जो है लाभ पहुंचाना, ब्रिटिशों के लिए कार्य करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात रखता है। इसलिए भारत ने आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए तथा देश को आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए आर्थिक विकास के लिए अपना सफ़र शुरू किया। इसलिए हमारे राष्ट्रीय लीडरों ने सोचा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। वह न तो पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था अपना सकते थे और न ही समाजवादी किस्म की अर्थव्यवस्था अपना सकते थे, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। भारत में आर्थिक योजनाबंदी की एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करने की कोशिश की जो कि अधिक कट्टर तथा केंद्रित नहीं थी, पर फिर भी तेज आर्थिक विकास में एक असंतुलन प्रोग्राम के लिए जो है लोगों की इच्छा तथा सहयोग को संगठित कर सकती थी। हमें सब इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता अपनाया गया, जिसके मिश्र अर्थव्यवस्था कहा गया। जनरल सी बात है, ना तो हम जो है उधर जा सकते थे, समाजवादी की तरफ जा सकते थे, न हम अर्थव्यवस्था की तरफ जा सकते थे, क्योंकि हमारा देश जो है पिछड़ा हुआ था उस समय। इसलिए हमने जो है बीच का रास्ता अपनाया। कहते हैं अगर आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, तो आपको बीच का रास्ता अपनाने की आवश्यकता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा में अमेरिका तथा रूस दोनों मॉडल शामिल थी। अगर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा में अमेरिका तथा रूस दोनों के मॉडल शामिल थे, और भारत सरकार ने अपने 1948 से लेकर 1956 के औद्योगिक क्रांति प्रस्ताव एक नीति तैयार किया, और एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को मौजूद थे तथा एक दूसरे के साथ सहयोग करती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्राइवेट और सरकारी सेक्टर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो देश, जनरल सी बात है, प्रोग्रेस की उस सीमा तक पहुंचेगा जहां पर उसकी लालसा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की जो है मालकियत प्राइवेट उद्यमों के पास होती है, परंतु सरकार अपने मौद्रिक तथा वित्तीय
जो है प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के नियंत्रित तथा नियमित करती है। सरकार कीमत नियंत्रण, लाइसेंसिंग और सिस्टम तथा पूंजी आदि ऊपर आयात कंट्रोल आदि स्थापित भी करती है। कहते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा न सिर्फ भारत में लोकप्रिय हुई बल्कि दुनिया में दूसरे देशों में भी लोकप्रिय हो गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिश्र अर्थव्यवस्था की धारणा भारत में लोकप्रिय तो हुई प्लस दूसरी देशों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया क्योंकि इसकी व्यवस्था काफ़ी उत्तम किस्म की थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्र अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था होती है, यानी देखा जाए तो मिश्र अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के कुछ ढांचों यानी ढंगों पर प्राइवेट मालिकियाता होती है। देखिए प्राइवेट सेक्टर से जुड़ने के कारण जो है इसका रंग रूप ही चेंज हो जाता है और कुछ ढंगों पर सरकार की होती है। इसमें अमेरिका तथा रूस दोनों अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण अपनाए जाते हैं, यानी अमेरिका के भी हम अपनाते हैं और रूस के भी हम अपनाते हैं। केनेथ उन अर्थवैज्ञानिक में भी था जो कि पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध थे तथा उस समय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी के देशों के आज़ाद करवाना चाहते थे क्योंकि पूंजीवादी से देशों को आज़ाद करवाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए केनेथ एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के हक में थे जो पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों की तरह अर्थव्यवस्था की बुराइयों से मुक्त हो, यानी ना तो पूंजीवादी की तरफ जाए और ना ही समाजवादी की तरफ जाए, यानी दोनों बुराइयों से मुक्त होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर जिसमें दोनों के अच्छे लक्षण शामिल हो, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है केनेथ ने किस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है, चलिए हम देखते हैं। हमारे समक्ष जो आगे आया है मिश्र अर्थव्यवस्था के लक्षण यानी फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमिक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ रहेगा। इसमें देखा जाए तो दो सेक्टर यानी टू सेक्टर मिश्र अर्थव्यवस्था का पहला लक्षण है कि इनमें दोनों सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर भी इसमें सम्मिलित होता है और प्राइवेट सेक्टर भी सम्मिलित होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम पब्लिक सेक्टर की तो पब्लिक सेक्टर में सरकार सुप्रीम होता है तथा सारा आर्थिक उत्पादन, संगठन और आर्थिक प्रगति पर सरकार नियंत्रण होती है तथा वह सारे देश के कल्याण के लिए काम करती है। तो आपको पता ही है सरकारी मिशनरी, बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाइए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाइए, ये सारे सरकारी क्षेत्रों में होती है और यहाँ पर कहते हैं करप्शन तो भरमार है। और प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं हम। प्राइवेट सेक्टर में सारा व्यापार तथा उद्योग प्राइवेट व्यक्तियों के कंट्रोल में होता है तथा वो अपने जो हित के लिए काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हित की बात आती है, अपनी हित के लिए काम करते हैं, लेकिन सरकारी जो होता है कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन कल्याण यहाँ पर आम जनता की नहीं होती है, कल्याण उनकी होती है, कल्याण जो होती है उनकी होती है जो सरकारी विभाग में होते हैं, आम जनता की नहीं होती है। हर बात आम जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती है बट होती नहीं है। बेशक प्राइवेट सेक्टर में अपनी हित सोचते हैं लेकिन उनका जनता के लिए बहुत ही जो है विचारधारा होती है। अगर इसका जो उदाहरण आप समझ सकती हो, आप सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ के टीचर जो है आपको रे तू करके बोलेंगे आपसे, लेकिन वही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में जाइए, वहाँ पर बड़े ही सर करके आपको बैठाएंगे, बात करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। और सरकारी के देखिए तू रे करके बात करती है। क्या है ये? यही शिक्षा हम भारत के बच्चों को दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है ना। अगर आपको गलत लग रहा होगा, आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपको रे तू करके बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे कि हमारा कोई इज्जत ही नहीं है। और वही आप फटे हुए कपड़े भी पहन के चले जाते हो प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर आपको सर करके बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ी विडंबना है। और यहाँ पर कहते हैं वो सारे एजुकेटेड पर्सन ही होते हैं, चाहे सरकारी स्कूल में हो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ पर एक रूल रेगुलेशन होती है और सरकारी स्कूल में कोई डर नहीं होता। एक बार जॉब मिल गया तो हम ही सबके बाप बन जाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई किसी से गलत तरीके से बात करता है, अगले दिन नौकरी से बाहर हो जाता है। और सरकारी नौकरी में तो एक बार आपने सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया, उसके बाद तो आप ही राजा हो, को कर भी तो क्या सकती है, यहाँ से वहाँ तबादला कर देंगे और क्या कर लेंगे। यही सोच होती है सरकारी ड्यूटी वाले लोगों की कि क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट तबादला कर देगा और क्या करेगा। तभी तो आज सब के सब जो है सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं, कहते 50 साल भी हो जाए लेकिन सरकारी नौकरी ही उनको चाहिए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों एक ही जो है मैकेनिज्म का भाग होते हैं, यानी काम उन सब दोनों का एक ही होता है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया था
कि ना प्लानिंग एंड द मिक्सिंग इकोनॉमिक्स देयर डिस्ट्रक्शन ऑफ बिटवीन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज एज ओनली रिलेटिव टू द एम्फेसिस द टू सेक्टर are there and their mostly function are the part of the single organism. This is most important here. अगर दूसरे पॉइंट की बात करें आर्थिक स्वतंत्रता, देखिए इकोनॉमिकल फ्रीडम होती है यहाँ पर, उपभोगी की जो है प्रभु सत्ता, उपयोगी की आज़ादी और आयात निर्यात की आज़ादी तथा व्यापार की जो है आज़ादी आर्थिक आज़ादी कहलाती है। उपभोगी अपनी मर्जी की वस्तु खरीद सकते हैं तथा प्राइवेट उपभोगी की मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने में स्वतंत्र होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है जनता के मांगों के अंतर्गत चलता है और प्राइवेट सेक्टर इन्हीं कारणों से चलता है। और सरकारी सेक्टर में ये होता है कि वो जो चीज़ के लिए बने हुए हैं उस वही चीज़ का निर्माण होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक आज़ादी होती है। देखिए मिश्र अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक आज़ादी होती है पर यह सीमित होती है और यह आज़ादी इतनी अधिक भी नहीं होती है जितनी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, और यह भी नहीं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बिल्कुल ही ना हो। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कृषि गतिविधियाँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था में कृषि गतिविधियाँ अक्सर प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती है। अच्छी बात है क्योंकि खेती बाड़ी या तो किसान के द्वारा की जाती है या सहकारी सोसाइटी द्वारा, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सरकारी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी कंट्रोल थोड़ी मोड़ी रहती है, कई बार सरकार भी कृषि गतिविधियों में भाग लेती है, लेकिन कृषि में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी आमदनी होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें कल्याण में लगी रहती है। आगे की बात करें कल्याणकारी कदम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कल्याणकारी कदम कहते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था में समाज सुरक्षा, मजदूरी, भलाई तथा असमानताओं को कम करना आदि कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। शोषण तथा अमीर और गरीब के अंतर को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं और यह मजदूरों के पूंजीपतियों को शोषण से भी बचाते हैं। मजदूरों के कामों के हालत को सुधारने के लिए फैक्ट्री एक्ट पास किए गए हैं तथा सरकारी उद्योग झगड़ों को रोकने के लिए कदम उठाए। देखिए हमारे देश में हर चीज़ के रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो इसका सुचारू रूप से जो है उपयोग नहीं होता है। कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रण है ताकि एक खुशहाल सोसाइटी के निर्माण के लिए एक अच्छी जो है प्रक्रिया का विकास किया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कल्याणकारी कदम, वेलफेयर ऑफ मेजरिंग। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कीमत तथा सरकारी निर्देश के रोल, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी रोल ऑफ प्राइस ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टिव, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी देखा जाए तो कीमत, सिस्टम, सरकारी निर्देश के रोल। मिश्र अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह है कि यह कीमत सिस्टम सरकारी निर्देशों पब्लिक सेक्टर के द्वारा चलाई जाती है। उत्पादन कीमतों तथा निवेश आदि के साथ संबंधित आर्थिक फैसले सरकार द्वारा किए जाते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में उद्योग में निवेश, उत्पादन आदि जो फैसले होते हैं उद्योगपतियों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ किए जाते हैं। और यह स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों की उपलब्धता आंशिक तौर पर कीमत सिस्टम तथा आंशिक तौर पर सरकारी निर्देशों के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगली पॉइंट की बात करें प्राइवेट सेक्टर ऊपर सरकारी रेगुलेशन तथा कंट्रोल, देखिए प्राइवेट सेक्टर पर ऊपरी सरकारी रेगुलेशन रेगुलेशन होती है, यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर। कहते हैं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रभाव रखते हैं, सरकार जो है प्रभाव रखते हैं। देखिए सरकार जो है प्राइवेट सेक्टरों पर प्रभाव रखती है, लेकिन सरकार जो है सरकारी सेक्टरों पर प्रभाव नहीं रखती है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कहते हैं रेगुलेशन करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है ताकि सिर्फ प्राइवेट उद्योगपतियों को हितों के काम करने की जगह राष्ट्र के उद्योग में काम कर सकें। ये बात बड़ी ही यहाँ पर विचित्र है। इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया जाता है और सरकार उचित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति द्वारा प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेशन और कंट्रोल करती है। जर्नल सी बात है, सरकार ने अपनी जेब गर्म करने के लिए जो सरकार के विभाग में लगे हुए व्यक्तियों की जेब गर्म करने के लिए ये सारे रूल रेगुलेशन बनाती है। जैसे आपको बताया ही भी था मैंने कि देखिए लोन देने वाला काम जो है फाइनेंस कंपनी को सरकार ने दिया है और सरकार ने एक अच्छा सा उन्होंने एक रूल बना दिया है कि कोई सामान अगर आप खरीदते हो, अगर वक्त पे किस्त नहीं चुकाते हो तो आप जो है सामान को ले जाएंगे और उसको बेच देंगे बड़े प्यार से, और 3-4 साल के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि अगर आपको एनओसी चाहिए तो आप मुझे 1 लाख रुपया जमा कीजिए क्योंकि मैंने आपके सामान को बेचा था लेकिन हमें वो मुनाफा नहीं हुआ। अब एनओसी के रिगार्डिंग जो है रूल रेगुलेशन कौन बनाया?
सरकार बनाया? अरे भाई, जब तुम अपना सामान ले गए, उस गरीब व्यक्ति से सामान को छीन लिया, क्योंकि 2-3 किस्त में, और रह कितना गया था? मुश्किल से 3 साल के किस्त थे, तो 2 साल बेचारे ने बहुत ही खूबसूरती के साथ चुकाया। 1 साल का किस्त रह गया था, और घाटा किसको हुआ? उस आम गरीब व्यक्ति को हुआ। और दोबारा आपने जो है छुरा चलाया एनओसी के नाम से। अगर आप एनओसी नहीं लोगे, 1 लाख रुपया नहीं चुकाओगे मुझे, तो मैं आपके एनओसी नहीं दूंगा। ना तो आप ले पाओगे आगे कोई पैसे लोन उठा पाओगे, ना आपके बच्चे उठा पाएंगे। अगर आपने नहीं चुकाया तो हम कानून के दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमने आपसे जो है 50 पन्नों का जो है एक फाइल पे साइन करवाया हुआ है। तो हो गया ना सारी बातें। सरकार सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाती है, आम व्यक्तियों को कभी नहीं पहुंचाती है। ये बात आपको समझ होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आप लोग जैसे एमए कर रहे हो, आगे सरकारी विभाग में ही कार्यरत रहोगे। लेकिन कभी भी दोस्तों ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं बनाना जो आम गरीब व्यक्तियों के लिए जो है सरदर्द बन जाए, क्योंकि आम लोगों की बातें पढ़ के ही आप यहाँ तक पहुँचे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है उन आईएएस आईपीएस अफसरों के ऊपर जो ऐसे घटिया रूल रेगुलेशन के अनुसरण करती हैं। कहते हैं शिक्षा के सदर पे भी उन्होंने बहुत बड़ा तलवार चलाया जब उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया बच्चों की एडमिशन। देखा जाए तो पहले लकी ड्रॉ से जो है गरीब बच्चों के लिए फॉर्म निकाली जाती थी, हाथों से पर्ची निकाली जाती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया, जिनके कारण जो आम गरीब बंदे थे उनका पहुंच वहां तक नहीं पहुंचा। क्यों? कारण क्या था? उन्होंने सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में व्यक्तियों के लिए, यानी वो 1 किलोमीटर दायरे में कौन हो सकता है? कोई क्लर्क हो सकता है, कोई वो हो सकता है, क्योंकि स्कूल कभी भी जो है स्लम एरिया के आसपास प्राइवेट स्कूल नहीं बनाई जाती है दोस्तों। वो तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है, 5 किलोमीटर दूर होता है, 4 किलोमीटर दूर होता है। लेकिन देखिए प्रशासन की सबसे बड़ी बेरुखी कि उन्होंने सिर्फ 1 किलोमीटर के बच्चों को ही एडमिशन में लिया, सारे सीट 1 किलोमीटर में ही भर गया, तो गरीब बच्चे जो है हाथ मलते रह गए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं तो ये इसलिए अफसोस मनाता हूँ कि ये आईपीएस आईएएस अफसर होते हैं और ये गरीब के ही किताब पढ़ के आगे जाते हैं। देखिए सारे किताब में गरीबों के शोषण के बारे में, गरीबों को जो है सारी तरह के जो है दुख दर्द के बारे में वो पढ़ते हैं, और यही एग्ज़ाम में भी आता है। आईपीएस में कहते हैं आईपीएस यूपीएससी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यही बातों का वहाँ पर लिखी जाती है, और वो लिखते भी हैं। लेकिन जैसे इस पोस्ट पे पहुंचते हैं, ना जाने किस गरूर को जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। शायद उनका भी विचारधारा ये होता है कि देश में गरीबी बना रहे, बच्चे अनपढ़ रहें, तभी तो ये ऐसे घटिया रूल रेगुलेशन निकालते हैं। आप ही सोचिए, जो हाथों से निकाला गया पर्ची बच्चे की किस्मत निर्धारित करता है, आप कंप्यूटर पर उसको निर्धारित कर रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या कंप्यूटर में हम जो डाटा डालेंगे वही वो शो करता है हमेशा, ना कि वो किस्मत में आता है? तो क्यों कहते हो कि लकी ड्रॉ है? जो बोलता है लकी ड्रॉ है सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, क्योंकि आपने तो कंप्यूटर में 1.5 किलोमीटर ही एंट्री किया हुआ था, रेंडमली तो कोई सिलेक्शन हुई नहीं। तो ये देखिए, जो बच्चे ये पढ़ लिख लेते हैं, एमए करते हैं, कहते हैं बीए करने के बाद जो आईपीएस के लिए तैयारी करते हैं, बीए करने के बाद वो बच्चे जब आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, तो उनकी विचारधारा ऐसी बदल जाती है। सोचिए, विचार कीजिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ये बात सब समझ में आई, अच्छा लगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।